हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। जा करके मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है याद से, ताकि हिंदी मीडियम के चैनल पर भी जब भी इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ कोई वीडियो अपलोड हो या फिर कोई लाइव अपडेट हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट ना करें। बस एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ चुका है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके पहले अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को चेक करा होगा तो आप जानते हैं कि हम लोग इससे पहले ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन भी देख चुके हैं, उसके बाद इन पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख चुके हैं और उस पर बेस काफी सारे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व भी कर चुके थे इत्मीनान से। लेकिन दैट वाज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और अब हम डील करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के साथ। किससे करने वाले हैं डील बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के साथ। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। सेल्स के बारे में ध्यान रखिएगा, प्लेलिस्ट में ही चेक कर लेना। इसके पहले एक वीडियो आया हुआ था जहां पे हम लोगों ने ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपसे बात की थी। ठीक है, तो वहां पे ना आपको सेल्स का बेसिक आइडिया दे दिया गया था कि भैया सेल के पास क्या, जब वोल्टेज की बात करेंगे ना तो दो तरह के वोल्टेज आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, एक होगा तुम्हारे पास कौन सा? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा होगा तुम्हारे पास में क्या? टीपीडी, इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो सब चीजें बहुत ही एकदम एक तरफा तरह से क्लियर आउट मैंने कर दी थी। मैं उम्मीद करूंगा आप वो वाला वीडियो भी जाकर के देख लें ताकि आपका बेसिक आइडिया जो है ना वो एकदम क्लियर कट रहे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। बेसिकली क्या होता है ना, हमें तीन तरह की ग्रुपिंग देखने को मिलने वाली है। ठीक है, पहला होगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, दूसरा होगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल और तीसरा होने वाला है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, दिखने में कैसा लगता है बेटा ये सीरीज वाला? तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा बेटा? कुछ नहीं, ऐसा मान लीजिए अपने पास एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बाद ये दूसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीसरा सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। यहाँ पे भर भर के बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये होता है अपने पास सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल। दूसरा होता है कि अपने पास, ये अपने पास फर्स्ट वाला था सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा अपने पास में क्या होता है बेटा? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक सेल ये रहा इंटरनल, एक सेल ये रहा, ये इसका इंटरनल, और ऐसे ही करके क्या है कि अपने पास पूरा कनेक्शन बैठ जाता है। ठीक है, अपने पास n नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे जो कि पैरेलल में लगे होते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई यहां तक दुख वाली कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है अपने पास वो होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। ठीक है, तो मिक्स्ड में क्या होता है ना, अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं, मिक्स्ड में क्या होता है कि मिक्स्ड में सीरीज कॉम्बिनेशन भी चल रहा है और साथ ही साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी चल रहा है, तब जाकर के उसे कहा जाता है कि ये मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल है। जरा इस पे गौर करा जाए। पहले तो एकदम क्या, एक तरफा तरह से क्या सीरीज बना दो। ठीक है, एक तरफा इस तरह से क्या है सीरीज बना दो। तो ऐसे अपने पास भाई साहब लगे हुए हैं बहुत सारे रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसके बाद क्या है, ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन पैरेलल में भी लगा दीजिए, ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन जो है आप पैरेलल में भी लगा दीजिए। और मैं तो आइडेंटिकल सेल्स की बात कर रहा हूँ, मैं तो किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? आइडेंटिकल सेल्स की। सीरीज में भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ पे पैरेलल में भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है भाई साहब। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है कि ऐसे एकदम बहुत सारे सेल्स हो, फाइनाइट अमाउंट ऑफ सेल्स ही होते हैं यार। तो बस ये कॉम्बिनेशन आपको बताना था। मेरे ख्याल से आपको ये अभी जिस तरह से मैंने बनाया है उसमें अभी के अभी क्लियर हो गया है पहली स्लाइड पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में क्या होता है और मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होता है। ठीक है, दोनों का ही गठबंधन है, सीरीज का और पैरेलल का एक साथ गठबंधन है। दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। पॉइंट नंबर 3 में आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन। हो गया? पक्का? चलिए,
तो अब हम निकालने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। हम देखने वाले हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एन आइडेंटिकल सेल्स, तो जरा गौर करें, हम अभी जिस पॉइंट पर फोकस करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है। क्या बोला बेटा मैंने, क्या बोला मैंने कि अभी हम जिस चीज पर फोकस करने वाले हैं, अभी हम जिस चीज पर फोकस करने वाले हैं दैट इज आइडेंटिकल सेल्स पर हम फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन एन आइडेंटिकल सेल्स आर प्लेस्ड इन सीरीज होगा, व्हेन एन आइडेंटिकल सेल्स, सबका ईएमएफ कितना है, ई के बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर के बराबर है, आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितने का है, आर का है, ठीक है। ये आपने एक्सटर्नली लगाया है सर्किट के अंदर। अच्छा, ये कनेक्शन कैसा होगा, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द अदर सेल एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। देन द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है भाई, अगर आप सेल्स को सीरीज में लगा देते हो तो उसके ईएमएफ जो है ना वो ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। तो पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, अप टिल एन टर्म्स, ठीक है। अब एक सेल का ईएमएफ ई के बराबर था, ऐसे एन नंबर ऑफ सेल्स थे, जब उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ई के बराबर हो जाएगा। इतनी प्यारी सी बात क्या आपके दिमाग में अच्छे से जा रही है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया भाई, सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा और शेयर करते हुए चलिए अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलें आगे बढ़े। हो गया इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया। अब देखो भैया, ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाएगा और फिर टोटल रेजिस्टेंस अपने पास आ जाता है। अब ये कैसे होगा वो सब मैं करूंगा, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। चलो भैया पूरी कहानी को मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ऐसा मान लो अब अपन करने वाले हैं सीरीज ग्रुपिंग। ध्यान दीजिएगा अच्छे से बेटा, अपने पास अब चलने वाला है भाई, डाल लो अच्छे से हेडिंग, आराम से इत्मीनान से डाल दो हेडिंग बेटा कि अब चलने वाला है सर सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, बड़े आराम से ध्यान दो भाई। सीरीज ग्रुपिंग में क्या होगा, सारे सेल्स को आपने सीरीज में लगा दिया होगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस के साथ साथ, ठीक है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ। और आइडेंटिकल सेल्स हैं, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, आइडेंटिकल सेल्स हैं इसका आपको खास ख्याल रखना है। देखो बेटा क्या होता है, पहला वाला सेल इंटरनल, दूसरा वाला सेल इंटरनल, ठीक है। अब ऐसे भाई साहब लगे हुए हैं n नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं n नंबर ऑफ सेल्स इंटरनल। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी सर, यहां तक पूरा फंडा क्लियर है। अब क्या करा अपन ने कि भाई सबका जो ईएमएफ है उसको मैं लिख देता हूं, इसका ईएमएफ ई के बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है कितना है बेटा वो आर के बराबर है। अब क्या करा अपन ने, यहां से एक लोड रेजिस्टेंस को मैं लेकर के आऊंगा और उसको यहां पे लगा दूंगा, एक लोड रेजिस्टेंस को मैं लेकर के आऊंगा और उसको यहां पे लगा दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो जो लोड रेजिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा, वो मान ले आर के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यार एक बात समझते हुए चलना, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं ना कि व्हाट इज द ई इक्विवेलेंट, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि भाई साहब ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप जानते हैं ये अपन ने एन टाइम्स लगा के रखे हैं। क्या है बेटा ये सब, ये अपने लगा के रखे हैं एन टाइम्स। मैं इसको लिख दूं क्या, ये अपन ने n टाइम्स सेल्स को लगा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है भाई साहब, ईएमएफ पहले वाले का प्लस ईएमएफ दूसरे वाले का, अब ये मैं करूंगा बेटा टोटल n टाइम्स, ठीक है। तो इसके वजह से जो ईएमएफ इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास कितना, n टाइम्स एक का ईएमएफ, ठीक है। मेरे पास जो अब ईएमएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, n टाइम्स एक का ईएमएफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली अब जब मैं निकालूंगा रेजिस्टेंस, अब जब मैं निकालूंगा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जरा गौर करते हुए चलना, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो भाई ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का, जरा गौर करना बेटा, ये अपने पास n इंटू आर हो जाएगा। प्लस एक बात और है बेटा, यहाँ पे ये वाला आर भी तो काम करेगा, क्या बोलते हो, सीरीज में होगा ना भाई, ये सबका रेजिस्टेंस प्लस ये वाला जो लोड रेजिस्टेंस था वो सीरीज में हो जाएगा, एनआर प्लस आर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ अब जरा फोकस करते हुए चलना, अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। आई इज इक्वल टू क्या होता है, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। व्हाट इज द नेट वोल्टेज, ई इक्विवेलेंट कितना आ चुका है, एन टाइम्स ई के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में एन टाइम्स ई के बराबर।
अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा आर प्लस एन आर। अनार मत बोलना बेटा, आर प्लस कितना है, एन आर है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल में तो आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इधर पास मेन करंट तो आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तेरे पास में मेन करंट तो आ चुका है, इसको थोड़ा सा अपन उस तरफ लिखते हैं। सही है क्या सर? ठीक है सर, ठीक है। तो नाउ ये अपने पास I इज इक्वल टू क्या हो गया, एनी अपॉन आर प्लस एन आर हो चुका है। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, यहाँ पे अपन कुछ स्पेशल केसेस लेकर के आएंगे, उसके बाद ही कहानी अपनी ना थोड़ी सी सेंसिबल लगती है। तो ये अपने पास मेन फॉर्मूला आ चुका है, इसको जरा डब्बे में डाल दिया जाए, क्या बोलते हो भाई? मेन फॉर्मूला आ चुका है, इसको डब्बे में डालना तो बनता है। जी सर बनता है। अब जरा गौर करेंगे कैसे करेंगे अपन इसको, देखो। तो पहला वाला केस ले जाएंगे, पहला वाला केस। पहले वाले केस में ऐसा है कि मान ले अगर ऐसा होता है कि आर की वैल्यू बहुत छोटी है, अगर मैं मान लेता हूं कि यार r की वैल्यू बहुत छोटी है एज वेन कंपेयर टू n इंटू आर, ठीक है, n इंटू छोटा वाला था। अगर r की वैल्यू बहुत छोटी है एज वेन कंपेयर टू एन आर, तो भाई एक बात समझते हुए चलना, r अगर छोटा है तो उसको अपन निपटा देंगे, r अगर छोटा है तो उसको अपन निपटा देंगे। तो देयरफॉर जो i बचेगा अपने पास वो क्या बचेगा, मेरी बात सुनना, एन ई अपॉन, यहां पे देखो r की वैल्यू बहुत छोटी है तो r को अपन करेंगे नलीफाई, ओमिट कर देंगे। तो ये बचेगा n इंटू छोटा वाला r। बड़ा वाला r क्यों लिख रहा हूं मैं? ये वाली बात समझ में आ गई क्या? ये वाली बात समझ में आ गई क्या? तो इसके बाद ना ये जो करंट आएगा तुम्हारे पास वो आ जाएगा E अपॉन आर। ये जो करंट आएगा तुम्हारे पास वो क्या आ जाएगा, E अपॉन आर। और ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, जब R की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी ना NR के कंपैरिजन में, तो करंट दरअसल ऐसा आ रहा है, करंट दरअसल ऐसा आ रहा है एज इफ एक ही सेल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। मेरी बात समझ, अगर ये पूरा तामझाम नहीं होता, ठीक है, अगर सिर्फ एक ही सेल होता जिसका EMF E के बराबर है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर है, अगर सिर्फ उसी सेल को करंट प्रोड्यूस करना होता तो वो प्रोड्यूस करती E अपॉन आर, ठीक है। आया कुछ समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है बेटा, अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू NR के मुकाबले बहुत छोटी अगर हो जाएगी तो करंट दरअसल ऐसा आएगा एज इफ कोई एक ही सेल ने प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो देयरफॉर इट बिहेव्स एज इफ, therefore it behaves as if current is produced by one cell only. Therefore it behaves as if current is produced, therefore it behaves as if current is produced by one cell only. Therefore it behaves as if current is produced by one cell only. It's as simple as that. कोई भी दिक्कत वाली बात आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। अब आते हैं बेटा अपन इसके दूसरे वाले कारनामे के ऊपर, ठीक है। सर दूसरा वाला कारनामा क्या होगा बेटा? सिंपल सी बात है, पहला कंडीशन क्या था वो आपको समझ में आ गया। पहले वाले कंडीशन में हमने माना कि भैया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत छोटा है। अब दूसरे वाले में अपन क्या मान लेते हैं? दूसरे वाले में अपन ये मान लेते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर देन n इंटू आर, ठीक है। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब ये नया अजम्पशन हमारे पास है, ठीक है। तो देयरफॉर जब आप करंट निकालेंगे अपन, तो करंट क्या हो जाएगा अपने पास, सुनते हुए चलना, n टाइम्स E अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, सुनना मेरी बात को। देखो भैया R की वैल्यू बहुत बड़ी है तो R रहेगा एज इट इज, लेकिन यहां पे क्या हो चुका है बेटा, R रहेगा एज इट इज, लेकिन NR जो है ना वो हो जाएगा तुम्हारे पास में गायब। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर R की वैल्यू बहुत बड़ी है तो फिर NE अपॉन R रहेगा और ये हो जाएगा सिर्फ E अपॉन R। तो ये I इज इक्वल टू NE अपॉन R। जी हाँ, इतना पूरा फंडा क्लियर है क्या? मैं चाहूंगा एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कंपेयर करेंगे अपन दोनों ही केसेस को। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कंपेयर करते हैं इन दोनों ही केसेस को। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपने पास अब क्या चीज समझ में आ रही है अपने को बेटा? क्या चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे इट बिहेव्स एज इफ करंट इज प्रोड्यूस्ड, it behaves as if current is produced by accumulated effort of all the cells, by accumulated effort of all the n number of cells, all the n number of cells, ठीक है। तो भाई
ऑल दी n नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो भाई काम करो, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर तुम्हें इसका कंपैरिजन और फिर इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन पर भी लेकर के चलते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो ये चीजें आपने अच्छे से नोट डाउन कर ली होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, जरा गौर करें। जब R की वैल्यू NR से बहुत छोटी होती है ना, तो इस केस में जो करंट है ना वो दरअसल ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है एज इफ एक ही सेल है जो ये करंट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, मतलब अगर एक सेल भी करंट प्रोड्यूस करेगी ना तो इतना ही करंट प्रोड्यूस करेगी E/R। ठीक है, लेकिन जब R की वैल्यू NR से बहुत बड़ी है तब जो करंट आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि एज इफ पूरा एक्यूमुलेटेड एफर्ट से आ रहा है, सारे के सारे सेल इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में से जब आपको मैक्सिमम करंट यहां से ऑब्टेन करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि R की वैल्यू शुड बी मोर देन NR। जो चीज मैं आपको यहां पर, ये अपने पास पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स था, 2 मिनट, इससे पहले क्या था अपने पास, ये था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये जो फॉर्मूला आपको यहां पे दिख रहा है वहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या पॉइंट ऐड करने का सोचा है, वो पॉइंट ये है कि मैक्सिमम करंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मैक्सिमम करंट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो जरा लिख दें इसको कि मैक्सिमम करंट कैन बी ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम करंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीरीज, मैक्सिमम करंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम करंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कर लेते हैं। Maximum current can be obtained from series grouping of cells. Maximum current can be obtained from series grouping of cells. ये कब पॉसिबल है, when R is extremely greater compared to N into R. ठीक है, when R is greater than NR. ठीक है, इस बात को आप लोग समझ चुके हैं मेरे ख्याल से, इस पॉइंट को भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको लेकर के आते हैं आइडेंटिकल पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे। ठीक है, पक्का क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, इट्स एज सिंपल एज दैट। चले बेटा आगे बढ़ेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे आते हैं अब। ठीक है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, आइडेंटिकल सेल्स हैं और सबकी हो चुकी है पैरेलल ग्रुपिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि जब ये सेल्स की ना पैरेलल ग्रुपिंग हो जाती है, सुनना मेरी बात को अच्छे से। ठीक है, जब इन सेल्स की पैरेलल ग्रुपिंग हो जाती है तो याद रखें अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं, याद रखें अगर आइडेंटिकल सेल्स है ना तो जो EMF रहता है ना वो E के बराबर ही रहता है। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, यहां जरा देखो क्या बोला मैंने कि जब सेल्स की पैरेलल ग्रुपिंग हो जाती है और उसमें भी अगर सेल्स आइडेंटिकल हैं तो जो इक्विवेलेंट EMF आता है ना वो किसी एक से, वो एक सेल के बराबर ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां देख लो ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मैं 2 ही सेल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, और दोनों में आइडेंटिकल सेल्स की बात कर रहा हूं। मैं 2 ही सेल्स की बात कर रहा हूं और दोनों के दोनों आइडेंटिकल सेल्स की बात कर रहा हूं। EMF रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, ये पहले वाले का EMF था और ये है दूसरे वाले का EMF, हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देख ये क्या है, ये अपने पास पहले वाले का रेजिस्टेंस है और ये अपने पास है दूसरे वाले का रेजिस्टेंस। अब अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ EMF इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, E1R2 प्लस क्या हो जाएगा E2R1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो EMF जो इक्विवेलेंट है वो अपने पास देख क्या हो जाएगा बेटा, E1R2 था तो E1 मतलब सिर्फ E, और अपने पास देख यार आइडेंटिकल थे, अपन ने सेम मान के चला उसको, तो R हो गया, प्लस ये भी क्या हो जाएगा E इंटू R हो जाएगा, प्लस ये अपने पास क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। ठीक है, तो 2ER अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2R। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा 2ER अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2R। काटा बीटी मचाओ, सिर्फ किसके बराबर बच गया, E के बराबर। इसका मतलब क्या है कि जब 2 सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और वो आइडेंटिकल थे तो उसका जो इक्विवेलेंट EMF बना वो बेटा E के बराबर ही बना। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 4 वोल्ट और 4 वोल्ट का अगर 2 सेल्स को हमने लगा दिया है पैरेलल में तो अपना नेट वोल्टेज 8 वोल्ट हो जाएगा। 8 वोल्ट नहीं होगा, वो 4 वोल्ट ही रहेगा, यहां पर भी E के बराबर ही रहा। ठीक है, मैं चाहूंगा इसको जरा कहीं खोपचे में लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा ज्ञान में इसको डाल लेना। ठीक है, हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, इट्स एज सिंपल एज दैट। चले अब आते हैं बेटा इसके पूरे प्रॉपर तरह से इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। क्या होगा इसमें, रेजिस्टेंस देखो भाई, रेजिस्टेंस पे जरा गौर करते हुए चलना। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 अप टिल जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपने सर्किट में यूज करे हैं। ठीक है, उसमें भी सबसे मस्त बात क्या होती है, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, सबसे प्यारी बात क्या होती है, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, जैसे मान लिया
अगर m नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, तो भैया सबका रेजिस्टेंस कितना r, और r ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में कितनी बार लग गए हैं, m बार लग गए हैं, तो यहां पे आइडेंटिकल में r अपॉन m इज व्हाट गोइंग टू बी द पैरेलल रेजिस्टेंस। यहां पे भी आपको नजर आ रहा है r अपॉन m इज गोइंग टू बी द पैरेलल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। निपटा दें इस चीज को। जी सर, निपटा दिया जाए इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, निपटा दिया जाए इस चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले बेटा, अब जरा देखें कि पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में क्या होगा, कैसे होगा, पूरा कारनामा कैसे होगा, तो जरा गौर करना शुरू करो। डाल दो एक शानदार सी हेडिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। डाल दो अगली वाली हेडिंग बेटा, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। क्या है, क्या है, क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। चला जाए इसमें अब जरा, है ना, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में चला जाए जरा। चलो शुरू करें कहानी को। अब जरा गौर करना, चलो जरा गौर करना शुरू करो। पैरेलल करना है, पैरेलल, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक सेल अपन ने ये लगा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल अपन ने ये लगा दिया, ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ऐसे क्या है कि m नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्या है कि m नंबर ऑफ सेल्स जो है ना वो लगे हुए हैं। अब सबका ईएमएफ क्या है, सबका ईएमएफ तो चलो ई के बराबर ही है, आइडेंटिकल थे ना, वही तो इसमें प्यारी बात है बेटा, आइडेंटिकल सेल्स थे सारे के सारे, तो सबका रेजिस्टेंस भी क्या है, वही आर के बराबर ले लेते हैं। और भैया ये अपन ने कार्यक्रम कितने टाइम्स करके रखा हुआ, ये m टाइम्स रेजिस्टर्स जो हैं वो लगा के रख दिए गए हैं इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पे अपन निकालते हैं व्हाट इज द ईएमएफ इक्विवेलेंट, ठीक है, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे निकालते हैं व्हाट इज द ईएमएफ इक्विवेलेंट। और एक और चीज, इसको अपन ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी तो जोड़ना है, इसको अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी तो जोड़ेंगे, तो दिस आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जी सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो इसको हल्का सा मैं साइड कर लूं क्या, इसको मैं हल्का सा साइड कर लूं क्या, बिकॉज चारों में कि सब चीज ना एक ही तरफ आ जाए। सही है सर, बढ़िया, ठीक है। तो ये अपने पास हो चुका है, ये अपने पास था वो पूरा का पूरा सर्किट जहां पे हम निकालने वाले हैं सब कुछ इक्विवेलेंट और करंट निकालने वाले हैं। जब यहां पे मैं निकालूंगा ना व्हाट इज द ईएमएफ इक्विवेलेंट, तो आप जानते हैं आइडेंटिकल सेल्स लग के रखे हुए हैं, तो ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, वो ई के बराबर ही रहेगा। हियर ईएमएफ इक्विवेलेंट जो है वो ई के बराबर ही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ, मैं यहाँ पे निकालता हूँ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट है वो देख तेरे पास क्या हो जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देख यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर अपॉन एम हो जाएगा, आर अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है, ये इसका इंटरनल वाला हो गया, ठीक है। अब देखना जरा क्या होता है, ये सिर्फ मैं आर, ये हाँ ठीक है, आर इक्विवेलेंट ही है। अगर आर इक्विवेलेंट है तो ये आर अपॉन एम प्लस फिर ये आर भी तो आएगा, प्लस फिर ये आर भी तो आएगा, तब जाकर क्या बनेगा अपने पास आर इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ अब जब मैं यहाँ पे करंट निकालने के लिए आगे बढ़ूंगा, जब मैं यहाँ पे करंट निकालने के लिए आगे बढ़ूंगा तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज बेसिकली वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वोल्टेज, ईएमएफ इक्विवेलेंट, ठीक है, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज आर इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो तो आई इज इक्वल्स टू, भैया ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना आ चुका था सर, वो तो सिर्फ ई के बराबर आया था, एंड व्हाट वाज द आर इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस आर प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये इंटरनल था आर अपॉन क्या करेंगे अपन बेटा इसमें एम, तो ये क्या हो जाएगा आर अपॉन एम। इट्स एज सिंपल एज दैट, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है बेटा। अब जरा एक छोटी सी बात पे गौर करना, तेरे पास करंट तो आ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने पास में करंट तो आ चुका है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी दो राय बिल्कुल नहीं है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे अपन, इसमें अपन अब केसेस इंपोज करना शुरू करते हैं कि व्हाट इफ अगर आर की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, व्हाट इफ अगर आर की वैल्यू आर बाई एम से छोटी है तो क्या होगा वगैरह वगैरह, उन सब बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं इसके अंदर इतना टफ, ठीक है। तो पहले केस 1 लेके चलते हैं। अगर ऐसा मान लेते हैं अपन कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर देन आर बाई एम,
अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर देन आर बाई एम, तो इस केस में क्या होने वाला है बेटा, जब आर इज मोर देन आर बाई एम होगा ना, तो देयरफॉर जो करंट बनेगा तेरे पास वो क्या बनेगा, ईएमएफ। अब मेरी बात सुनना, ये आर बड़ा है और आर बाई एम जो है ना वो छोटा है, तो ये सब बनेगा ई अपॉन आर, ठीक है। तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ करंट इज पासिंग थ्रू ओनली वन सेल, ठीक है। ये ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ सिर्फ एक ही सेल से करंट पास कर रहा है। तो इट सीम्स दैट ओनली वन सेल कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ सिर्फ एक ही सेल जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा अपन कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा ये वाला केस तो हो गया अपने पास, अब अगर दूसरे वाले केस में मैं आता हूं तो दूसरा वाला केस क्या होगा, जरा गौर करें भाई। पहले वाले केस में आर की वैल्यू को बड़ा मान लिया, अब इस वाले केस में आर की वैल्यू को छोटा मान लेंगे। तो जब आर की वैल्यू छोटी है एज वन कंपेयर टू आर ओवर एम, तो देयरफॉर अब जो करंट बनेगा वो करंट क्या बनेगा अपने पास, ईएमएफ। अब देखो आर तो निपट गया, तो ये क्या बचेगा, आर बाई एम, ठीक है। तो देयरफॉर जो करंट आएगा वो अपने पास हो जाएगा एम टाइम्स ईएमएफ ओवर आर, ठीक है। तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ सबका एक्यूमुलेट हो करके करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर इट बिहेव्स, देयरफॉर अब ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज इफ सबका एक्यूमुलेट हो करके करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इट बिहेव्स एज इफ current is produced by accumulated effort. It behaves as if current is produced by accumulated effort. Current is produced by accumulated effort यार, effort क्या हो गया है, produced accumulated effort by accumulated effort of all the cells. तो ऑब्वियसली अगर आपको पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करनी है और वहां पर भी अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, तो भाई ये करंट आ रहा है ए अपॉन आर, यहाँ पे आ रहा है एम टाइम्स ए अपॉन आर, तो कहां पे करंट ज्यादा है बेटा, करंट ज्यादा है इस वाले कंडीशन में। और ये वाली कंडीशन कौन सी है, ये वाली कंडीशन तब की है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस, ये वाली कंडीशन तब की है जब लोड रेजिस्टेंस इज लेस देन आर अपॉन एम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इन चीजों को नोट तो आप कर ही लेंगे, यहां पे सब कुछ सही लिखा हुआ है। सेपरेशन डालना बनेगा भैया, सेपरेशन तो डालना यहां पे पड़ेगा। ये डाल दिया सेपरेशन, ये डाल दिया सेपरेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बस इसके लिए अपन यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट लिख सकते हैं बेटा। ये तो ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया है क्या? अगर इसको नोट डाउन नहीं करा है तो बेटा पहले इसको नोट डाउन करो। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है बेटा तो पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद ही कहानी में आगे बढ़ेंगे। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चले आगे बढ़ा जाए, ठीक है। उसके बाद सेम चीज यहां पे लिख के रखी है जो अपने पास फॉर्मूला आ गया था, ई अपॉन आर प्लस छोटे वाले आर को डिवाइड करो एम से। वही वाला फॉर्मूला अपने पास ये था, ई अपॉन आर प्लस छोटे वाले आर को डिवाइड करो एम से, ठीक है। तो ये है तो इंपॉर्टेंट चीज यार, दिल में बसा के रखना, इस वाले फॉर्मूले को काम आएगा बहुत शानदार, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को बचा के रखो दिल में, ये काम आएगा बहुत जबरदस्त तरह से। चले ओके, डन 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 डन, पक्का पक्का पक्का। अब जरा ध्यान देना क्या चीज लिखी हुई थी, सेम चीज लिखी हुई है जो मैंने पूरा समझा दिया आप लोग को। अब एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट तो आपका हो चुका है ना मेरे ख्याल से। अच्छा जी, अब मैंने जो पॉइंट पिच किया था, ये अपने पास मिक्स आ गया ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो जो मैंने पॉइंट पिच किया था वो पॉइंट क्या था कि अगर इफ यू वांट मैक्सिमम करंट फ्रॉम द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देन द लोड रेजिस्टेंस शुड बी एक्सट्रीमली लेस एज व्हेन कंपेयर टू आर बाई एम, ठीक है। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूं और आप लोग भी अब स्क्रीनशॉट क्या है अब तो तुम नोट करते हुए चलना, ठीक है। मैक्सिमम करंट लिख लो बेटा इसको फट से, मैक्सिमम करंट इज अचीव्ड, मैक्सिमम करंट इज अचीव्ड फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम करंट इज अचीव्ड फ्रॉम द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, maximum current is achieved from the parallel grouping of cells, maximum EMF, maximum current is achieved from the parallel grouping of cells if load resistance is extremely less compared to R by M. It's as simple as that, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट तो इसका स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद फिर अपन कहानी में बढ़ते हैं फॉर मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन को कहानी में आगे बढ़ना है।
चलो ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आ गया है मौका मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को देखने का और यहाँ पे चीजों को इवैल्यूएट करने का कि किस कंडीशन पे ये जो कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम करंट दे सकता है। ठीक है, अपना क्या मेन इंटेंशन जो होता है ना बेटा, वो इसी बात पे होता है कि भैया क्या जोड़ तोड़ कर पाए वो बताओ कि जिससे करंट जो है वो मैक्सिमम मिल सके। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, होता क्या है यहाँ पे, n नंबर ऑफ सेल्स आर प्लेस्ड इन सीरीज एंड m नंबर ऑफ सेल्स, मतलब n नंबर ऑफ सेल्स आर प्लेस्ड इन सीरीज, और ऐसे m लाइन लग चुकी हैं। ठीक है, तो जरा गौर करते हुए चलेंगे अपन यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे करते हैं शुरू। ये अपना हो चुका है, आ जाओ बेटा अभी यहाँ पे n टाइम्स, अच्छा ये मिक्स ग्रुपिंग है तो डालने जरा अपन इसमें हेडिंग शानदार सी, ये अपने पास मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है तो डालने अपन जरा यहाँ पे हेडिंग मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ क्या है बेटा, सेल्स, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। चले, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होने वाले हैं यहाँ पे। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलेंगे क्या हो रहा है पूरी कहानी में, प्लीज फोकस, क्या हो रहा है पूरी कहानी में, प्लीज फोकस। यहाँ पे अपन ऐसा मान लेते हैं कि n सेल्स आर इन सीरीज, n सेल्स जो हैं वो सीरीज में लगा के रखे हैं अपन ने, और m नंबर ऑफ टाइम्स इन पैरेलल, n सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है जो m टाइम्स पैरेलल में लग के रखा हुआ है, m नंबर ऑफ टाइम्स इन पैरेलल। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो पूरा सर्किट बनेगा इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए। देखो बेटा, इत्मीनान से बेफिक्र रहो यार, ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल, अब ऐसे लगे पड़े हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लगे पड़े हैं n नंबर ऑफ सेल्स। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये m टाइम्स रिपीट मार रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये m टाइम्स रिपीट मार रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये m टाइम्स रिपीट मार रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा m टाइम्स रिपीट मारना मतलब कैसा, जी सर सटीक समझ में आ गया। ठीक है जी सर, ये वाला फंडा सटीक तरह से समझ में आ तो गया। चले ओके बढ़िया, ये रहा अपने पास पूरा m टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इसको साथ में अपन ने अटैच करके रखा है एक लोड, इसके साथ क्या है बेटा कि अपन ने अटैच करके रखा एक लोड, और वो जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को अपन मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, इसके साथ हमने अटैच करके रखा एक लोड, और इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम मान लेते हैं R के बराबर। ठीक है, ये इसका लोड रेजिस्टेंस था R। अब सबका EMF भर दो बेटा, इतना पूरा फंडा समझ में आ रहा है भाई? डायग्राम तो लंबा है ही यार, इसमें तो कुछ चलो कर ही नहीं सकते, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो कहानी चल रही है, बस सुनना है इसको अपने को। तो ये सबका EMF था, और सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। वो तो प्यारी बात क्या है कि सब आइडेंटिकल सेल्स थे तो अपने लिए कहानी आसान थी। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो m टाइम्स इन पैरेलल है जो कि मैंने लिख के रखा हुआ है, और n टाइम्स इन सीरीज है, ये भी मैंने लिख करके रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब जरा गौर करते हुए चलना कैसे अपन इस गेम में आगे बढ़ेंगे। तो गेम में आगे बढ़ने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि कैसे यहाँ पे EMF इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द EMF इक्विवेलेंट। तो जरा गौर करना बेटा, EMF इक्विवेलेंट ये निकालना है। देखो, अगर आइडेंटिकल बैटरीज, अगर आइडेंटिकल सेल्स ना अगर पैरेलल में लगे हैं, थोड़ी देर पहले हमने करके रखा है बेटा कि जब आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में लगते हैं तो जो नेट EMF होता है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक सेल का EMF था वही पूरे कॉम्बिनेशन का EMF रहेगा जब आइडेंटिकल सेल्स लग जाते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमें बेसिकली ना पहले एक सीरीज का निकालना बस। ठीक है, तो एक सीरीज में, एक लाइन के सीरीज में कितना नेट EMF बनेगा बेटा, एक सेल का EMF था E के बराबर, और हमारे पास है n नंबर ऑफ सेल्स, तो हमारा जो EMF है वो हो जाएगा NE के बराबर, ये हो जाएगा एक लाइन पे। ठीक है, अब जितना NE ऊपर आ गया EMF उतना ही बीच इसमें भी आएगा NE EMF, उतना ही इसमें भी आएगा, उतना ही आखिरी वाले में आएगा EMF NE के बराबर। इसका मतलब आइडेंटिकल EMF जब पैरेलल में लग गए हैं, तो अपन को वैसे ही मालूम है कि आइडेंटिकल EMF जब पैरेलल में लग जाते हैं तो जो नेट EMF आता है वो एक EMF के बराबर होता है। तो एक लाइन पे कितना EMF था बेटा,
एनी के बराबर, तो उसके बराबर हो जाएगा हमारे पास में नेट ईएमएफ। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये अपने पास बन गया फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो बेटा फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ ऐसे ही इतने ही प्यार से हम निकाल देंगे आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। जब मैं आर इक्यू लिख रहा हूं ना, इसका मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट होता है। तो ये तुमको पता है कि कैसे निकालना है। एक काम करो बेटा, जल्दी से निपटा दो इसको, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार। अब अपन यहां पे निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। जरा गौर करते हुए चलना भाई, यहां पे हर एक सेल जो था ना, उसके बाद जो रेजिस्टेंस था वो आर के बराबर था, छोटा वाला आर के बराबर। ऐसे एन नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए थे, तो ये हो जाएगा एन आर। अब बेटा ये तो सीरीज का हो गया, लेकिन ऐसे ही एन आर के रेजिस्टेंसेस एम टाइम्स लगे हुए हैं पैरेलल में, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको अपन को डिवाइड करना पड़ेगा एम से। अगर आप लोगों ने रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वीडियो नहीं देखा है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जा करके एक बार वो वाला वीडियो देख लेना। वहां पे हर एक चीज को सुप्रीम तरह से क्लियर करके रखा था मैंने फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जो कि आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे, एनआर अपॉन एम। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंसेज का, ये तो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ द सेल्स का इक्विवेलेंट आया है। लेकिन ये जो आर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है ना, दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, ठीक है। तो ये अपने पास माफ कीजिए एनआर अपॉन एम, उसके बाद सीरीज में ये लग गया है लोड रेजिस्टेंस, तो प्लस क्या हो जाएगा आर। चले, ये वाला फंड आपको पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट करंट। अब हम यहाँ पे निकालते हैं इक्विवेलेंट करंट। तो आई जब निकालोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। जब आप आई निकालोगे ना, तो आई क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में क्या लिखा हुआ है, आर प्लस एन आर अपॉन एम, ठीक है भाई। इसको ना हल्का सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करो, पहले एम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा, अच्छा एम यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर भी तो निकल लेगा, तो एम एन ई, ठीक है। एम तो ऊपर भी निकल गया, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एम आर। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ये एम आर प्लस एन आर। भाई एम आर बोले तो यहाँ पे आर बड़ा वाला है, ठीक है। दिस आर इज द लोड रेजिस्टेंस। ये छोटा वाला आर बोले तो ये छोटा वाला आर क्या है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाला फंडा आपको समझ में आ गया, आई इज इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन नीचे क्या हो गया, एम आर प्लस एन आर, ठीक है। तो ये अभी के लिए कहने के लिए दिस इज द इक्वेशन, अभी कहने के लिए दिस इज द इक्वेशन। लेकिन इसको चल ठीक है, थर्ड इक्वेशन नाम मैं दे देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन इक्विवेलेंट ईएमएफ के ऊपर था, सेकंड इक्वेशन जो था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर था, और तीसरा रेजिस्टेंस जो है, तीसरा जो इक्वेशन है वो नेट करंट के लिए आ चुका है। अब जरा एक छोटी सी बात पे अच्छे से गौर करेगा। देखिए अपना मेन फंडा क्या होता है, करंट हैज टू बिकम मैक्सिमम, ठीक है। अगर करंट को मैक्सिमाइज करवाना है, अगर करंट को मैक्सिमाइज करवाना है, तो जो डिनोमिनेटर है ना, उसको होना पड़ेगा मिनिमम। क्या बोला मैंने बेटा, करंट को अगर मैक्सिमाइज करवाना है तो इसके हिसाब से द डिनोमिनेटर हैज टू बिकम मिनिमम। अब उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो जरा गौर करना। मैं भी बस ये लिख दूं कि एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, तो टू हैव करंट एज मैक्सिमम, to have current as maximum, to have current as maximum, हमें क्या चाहिए, to have current as maximum we need to have current as maximum we need to have, जो डिनोमिनेटर है this should become minimum, ठीक है। जब ये मिनिमाइज करेगा तभी करंट मैक्सिमाइज करेगा। we need to have mr plus nr becoming minimum, बिकमिंग मिनिमम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एम आर प्लस एन आर को मिनिमम करवाने से क्या फंडा होगा, कैसे करवाएंगे, वो सब करवाता हूं। एक बार जरा इतना नोट डाउन कर लो बेटा, एक बार जरा इतना नोट डाउन कर लो। ये 2 स्लाइड्स पे जाएगा भाई, ये 2 स्लाइड्स पे जाएगा, कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है, समझ गए। चले आगे बढ़े। तो अब क्या हो गया, एम आर प्लस एन आर, एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम। सुनो 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 गांव वालों सुनो, एम आर प्लस एन आर को अगर मिनिमम करवाना है, अब देख, अब यहां पे जो कलाकारी होगी ना, जरा उस पर फोकस करना। अब यहां पे जो कलाकारी होगा ना, सिर्फ उस पर फोकस करना।
अभी मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं जो भी करूंगा ना वो क्यों कर रहा हूं वो तो बताऊंगा आपको 3-4 लाइन के बाद। क्या बोला मैंने? अभी मैं जो भी करूंगा ना वो मैं क्यों कर रहा हूं वो तो बताऊंगा मैं 3-4 लाइन के बाद, लेकिन उसके बाद यहां पे हर एक स्टेप पे मैं जो भी कर रहा हूं तुम अगर कन्विंस हो गए तो मुझे हाँ बोलते हुए चलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। ये जो mr लिखा है मैंने, क्या मैं इसको अंडर रूट ऑफ mr का स्क्वायर लिख सकता हूं? भाई क्यों करा ये बताऊंगा, क्यों करा ये बताऊंगा, लेकिन जो करा है क्या वो सही करा है, क्या वो लॉजिकल है? अगर ये लग रहा है कि हाँ ठीक है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन में एकदम फायर इमोजी चलते रहने चाहिए। टाइम स्टैम्प से मैं वीडियो में चेक कर लूंगा कि हाँ भैया टाइम स्टैम्प ये था, बच्चों का यहाँ पे आया था फायर इमोजी, मतलब उनको चमक गया था, ठीक है। तो जो mr लिखा है उसको अंडर रूट ऑफ mr का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखा जा सकता है। क्यों लिखा है बताऊंगा, लेकिन लिखा जा तो सकता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली जो nr है उसको मैं अंडर रूट ऑफ nr का स्क्वायर कर सकता हूं। जी सर कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात तो सर सेम ही हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बात सर सेम ही हो गई है। अब मैंने क्या बोला बेटा, मैंने माइनस कर दिया है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ mr nr। अब तुम बोलोगे अरे 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 ये क्या हो गया सर, ये कहां से नया टर्म पैदा हो गया? मैंने बोला अच्छा इस टर्म से दिक्कत है, तो एक काम करता हूं मैं तुमको इस टर्म से निजात दिलाता हूं। मैंने जो माइनस करा मैं उसी को यहां पे चल तेरे लिए प्लस कर देता हूं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ बेटा, देखो क्या करा मैंने, या mr प्लस nr शुड बिकम मिनिमम, तुमने बोला हाँ सर बिल्कुल। mr को ऐसे लिखा जा सकता है, तुमने बोला हाँ सर बिल्कुल। मैंने बोला nr को ऐसे लिखा जा सकता है, तुमने बोला हाँ सर बिल्कुल। मैंने जैसे माइनस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ mr nr कर दिया, तब फिर तुमको रोना आ गया कि सर ये क्यों कर दिया आपने, अब इससे इक्वेशन बिगड़ गई है। मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, गलती को मैं सुधारता हूं, जो मैंने माइनस किया उसको मैंने प्लस भी कर दिया, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर अब तो इक्वेशन अगर सॉल्व की जाए तो वैसे की वैसी है। राइट में क्या लिखा हुआ था मिनिमम, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया है मिनिमम। बढ़िया सर ठीक है। अब जरा ध्यान देना, ये जो पहले के 3 टर्म्स हैं, चौथे वाले को मत ध्यान दे, बस पहले के 3 टर्म्स पे ध्यान दे, टिक टिक टिक, ठीक है। ये जरा सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है, क्या है क्या है क्या है क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि बन जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये पहले के 3 टर्म्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं बेटा, 1 2 3, ठीक है। जो आपको ये पहले के 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ mr a माइनस अंडर रूट ऑफ nr, और ये अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चुका है। बोलो बेटा हाँ की ना, पक्का? जी सर बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो दिख रहा है उसको लिख दो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ mr nr, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा बेटा? मिनिमम के बराबर, ठीक है। अब जरा तुम मेरी बात पे अच्छे से गौर करते हुए चलना, अब तुम जरा मेरी बात पे अच्छे से गौर करते हुए चलना बेटा, दिस प्लस दिस हैज टू बिकम मिनिमम, ठीक है। दिस प्लस दिस हैज टू बिकम मिनिमम। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला टर्म कौन सा है? जो कि स्क्वायर वाला टर्म है। मान ले फॉर एग्जांपल मैं अगर तेरे को बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक छोटी सी वैल्यू है a, ठीक है। अब यार ये मुझे मिनिमाइज करवानी है, ये मुझे क्या करवानी है? ये मुझे मिनिमाइज करवानी है। तो बेटा a तो वैसे भी छोटी सी वैल्यू है, कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा, लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर को 0 कर दूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को 0 करवा दूंगा, बिकॉज देख क्या है, इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट में अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करवाता है वो एक्स स्क्वायर करवाता है। अब अगर तू ये चाहता है कि रिजल्ट जो है ना वो तो हो जाए मिनिमम, तो भैया जो डोमिनेटिंग टर्म है, जो डोमिनेटिंग टर्म है जिसकी पावर ज्यादा है, जो डोमिनेटिंग टर्म है उसको निपटा दो बेटा, ठीक है। अगर किसी टीम को हराना है, अगर किसी टीम को हराना है तो सारे प्लेयर्स जो है ना वो मिलकर के फोकस करते हैं उस प्लेयर के ऊपर, सारे प्लेयर फोकस करते हैं ऑपोजिट टीम के उस प्लेयर के ऊपर जो ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। जो मतलब अगर खेलने पे आ गया तो फिर वो गेम अपने साथ ही लेके चले जाएगा, ठीक है। तो आप फोकस करते हो उस वाले प्लेयर के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, गेम में डोमिनेट कौन कर रहा है? गेम में डोमिनेट कर रहा है एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, अगर तुम्हें रिजल्ट करवाना है मिनिमम, अगर तुम चाहते हो कि सामने वाली पार्टी मैच हार जाए, तो आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा इस डोमिनेटिंग प्लेयर के ऊपर, उसकी वैल्यू कर दो 0, ठीक है। तो यहां पे क्या है बेटा, इन दोनों को ऐड करके आंसर तो मुझे चाहिए मिनिमम कैसे भी करके, तो डोमिनेटिंग प्लेयर शुड बिकम 0, ठीक है। तो यहां पे ये मिनिमम तभी होगा, दिस बिकम्स मिनिमम व्हेन ये ना ये पूरा अंडर रूट ऑफ mr माइनस अंडर रूट ऑफ nr का स्क्वायर, दिस शुड बिकम 0। भाई साहब जब इसका स्क्वायर 0 है तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। अगर इसका स्क्वायर रूट 0 के बराबर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ mr
इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एन आर। बोलो हाँ कि ना। अब एक काम कर स्क्वायरिंग मार दे, ठीक है। स्क्वायरिंग मारेंगे तो क्या बन जाएगा, एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर बन जाएगा। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाला जाएगा तो एन आर अपॉन एम बन जाएगा। भाई मैं तेरे को एक बात याद दिलाऊं, जल्दी बोल, याद दिलाऊं क्या, एन आर अपॉन एम जो है ना बेटा, एन आर अपॉन एम जो है ना, बढ़िया, एन आर अपॉन एम जो है ना वो तुम्हारे पास दरअसल किसके बराबर है बेटा, ये था अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर था अपने पास, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर था, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट के बराबर था। यहाँ पे एक लाइन पे कितना आ गया, एन आर आ गया, ऐसे एम नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं तो एन आर अपॉन एम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा तो करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वही चीज यहां पे आ गई ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, इट मींस, इसका मतलब ये है, इट मींस द करंट बिकम्स, इट मींस द करंट बिकम्स मैक्सिमम, इट मींस द करंट बिकम्स मैक्सिमम, इट मींस द करंट बिकम्स मैक्सिमम ओनली व्हेन, जो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है, करंट बिकम्स मैक्सिमम ओनली व्हेन द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर, ओनली व्हेन द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा सारे सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट के बराबर, ठीक है। व्हेन क्या था, व्हेन एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू total internal resistance of the cells, total internal resistance of the cells, total internal resistance of the cells. It's as simple as that। मेरे ख्याल से यहां तक कोई भी परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी। तो जल्दी से इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे। और स्क्रीनशॉट कहां शुरू करेंगे पता है, स्क्रीनशॉट लेना आप यहां पे शुरू करेंगे, ठीक है, जहां पे पूरी कहानी की स्टार्टिंग हुई थी ना, कितने सेल सीरीज में थे, कितने सेल्स पैरेलल में थे, कैसे निकला ईएमएफ इक्विवेलेंट, कैसे निकला रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, कैसे निकला करंट इक्विवेलेंट। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहां पे आएंगे कि करंट अगर मैक्सिमम चाहिए तो जो डिनोमिनेटर था दिस शुड बिकम मिनिमम, और वो मिनिमम होगा तो कैसा कैसा कारनामा होगा वो सब आप लोग के लिए लिख करके रख दिया है मैंने, ठीक है। चलें, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आपको पूरा क्लियर हो गया। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में जो अपने पास तीन तरह के सेल्स का कॉम्बिनेशन था, ग्रुपिंग था, सीरीज, पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये मैंने पूरा एक एक करके बहुत ही तरीके से आपके दिमाग में डलवा दिया है, पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस वीडियो को देखने के बाद अब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही डेरिवेशन में, ना ही कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, ना ही कोई न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने में, अगर आपको ऐसी फील आ गई है तो इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। तो इस वीडियो को जरा लाइक करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस वीडियो को ना शेयर कर दो और अपने सारे दोस्तों तक ये खबर पहुंचा दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, वो बहुत ही प्यार भरे शब्दों में आप सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कॉमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम जो है ना भाई वो सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग कमेंट्स को बैठ के देखते रहते हैं कि अच्छा इस बच्चे ने ये बोला, अच्छा इस बच्चे ने ये बोला, ठीक है, ये काम की बात बोली, ये इसने मजाक में बोल दिया होगा, ठीक है। हम सारी बातों पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं और अगर कोई फीडबैक लगता है कि भाई ये जो बात कही गई है ना ये बहुत जेन्युइन बात है, इस पर काम किया जाना चाहिए, तो फिर उस पर काम होता है। दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। तो अब इसी के साथ इस क्लास को अब करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विथ एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। आपको सबको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख करके आप ये सोच रहे हैं कि यार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का तो काम हो गया लेकिन हिंदी मीडियम के लिए क्या होगा, तो बेटा हिंदी मीडियम का भी चैनल है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ही है, ठीक है। तो आपको जा करके बस सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या शानदार कंटेंट आपके लिए वहां पर मौजूद है और लगातार अपडेट हो रहा है, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।